Hello everybody, this is Divya Purohit. So we will be taking forward the discussion where we left last time. It was about Indian economic development, in which we have started discussing about India on the eve of independence. That means what was the Indian economic situation on the day of independence and what was the Indian economic situation during British rule. So what we have learned so far during the last session, what we have learned, the very first point is India was the colony of British Empire whose sole purpose was to exploit Indian resources and develop their own country. मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया में ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल चलता था, जिनका पर्पस यही था कि इंडिया के रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाए, वहाँ पे प्रोसेस करें, वहाँ पे प्रोडक्शन करें और अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करें. देन द सेकेंड पॉइंट इज, जिस दिन इंडिपेंडेंस हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट. लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, बहुत ज़्यादा लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था. इनफैक्ट किसी ने इतनी जहमत ही नहीं उठाई थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्चुअल टर्म्स में मेजर करें. एंड इनकम लेवल्स भी बहुत कम थे इंडियंस के. दे वर एक्चुअली पुअर, मोस्टली इंडियंस वर पुअर. Then the state of agriculture was fairly good before the advent of British rule and deteriorated because of exploitative policies of British Empire. Agriculture का state ऐसे fairly अच्छा था, not so good, not so bad, but because of British exploitative policies, I told you zamindari system and land settlement acts during those time, it made agriculture feel stagnation. Agriculture faced stagnation because of those policies. I told you about commercialization of agriculture. Those were the British policies जिसने agriculture की हालत को बिगाड़ दिया. Then comes industrial sector. Industrial sector was not so developed during British rule, and before that too. During British rule, there were not much bigger industries in India, but before British rule there were lots of handicrafts industries in India which were worldwide famous for their products. So because of British policies, Indian handicraft industries also faced a downfall. So that was all we have learned in last lecture. Now we will be going further in this discussion and we will be knowing about the other aspects of the Indian economy, that is foreign trade. What do you mean by foreign trade? यानी इंडिया को बाहर के देशों से क्या इनकम होती थी, या इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी में बाहर के देशों से मतलब बाहर देशों में एक्सपोर्ट करके जो इंडियन इकोनॉमी में इनकम जनरेशन होता था वो कैसा था. तो बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड. मैंने पहले भी बताया था इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे. जैसे यू मस्ट बी नोइंग पाटन का पटोला. एक साड़ी आती है, इट इज़ सो सॉफ्ट, दैट साड़ी इज सो सॉफ्ट, उसको बनाने में 6 महीने लगते हैं उस कारीगर को. एंड इट इज़ सो सॉफ्ट दैट एक माचिस की डब्बी में फोल्ड होके वो आ सकती है और एक रिंग से पास हो सकती है, इतनी सॉफ्ट वो साड़ी होती है. तो दीज वर द प्रोडक्ट्स विच वर इंटरनेशनली फेमस. मलमल, यहाँ का सिल्क, दे वर इंटरनेशनली फेमस, जिनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था और काफ़ी अच्छा फॉरेन ट्रेड होता था बिफोर ब्रिटिशर्स. बट ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज? They restricted Indian foreign trade. They restricted Indian foreign trade in terms, उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे हैवी ड्यूटीज़ लगा दी, हैवी टैक्सेस लगा दिए. अगर इंडिया से बाहर कोई प्रोडक्ट जा रहा है, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, कोई फिनिश प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स टू से, तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी. और बाहर से जो ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे थे, दैट हैड नो इम्पोर्ट ड्यूटीज़. इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत कम थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा थी. उस वजह से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको डिमोटिवेशन हो रहा था कि जितना बनाने में खर्चा लग रहा है उतना तो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए उस वजह से भी एक्सपोर्ट जो है हमारे कम हो गए हैंडीक्राफ्ट्स के. सेकेंडली, इन ब्रिटेन का रूल बना दे, मतलब गवर्नमेंट ने रूल कर दिया था कि इंडिया सिर्फ ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल्स, और उसके अलावा थोड़े बहुत जो एक्सपोर्ट है वो चाइना या थोड़े 2-5 बाजू के कंट्रीज जो है उनको कर पाएगा. तो ये सारी जो डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज थी, इसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ. इसीलिए दादा भाई नारोजी, उस वक्त के फ्रीडम फाइटर, उस वक्त के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दी थी.
उसमें कहा गया था कि इन सब पॉलिसीज की वजह से इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर चला गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. देन वी हैड व्हाट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन का मतलब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट बना हुआ था, पॉपुलेशन सेटअप कैसा था. तो इंडिया में द वेरी फर्स्ट टाइम सेंसस यानी कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, हाउ मच पीपल आर एजुकेटेड, हाउ मेनी पीपल आर अनएजुकेटेड, कौन किस में काम करता है, कौन एग्रीकल्चर में काम करता है, कौन सर्विस सेक्टर में काम करता है, कौन इंडस्ट्री में काम करता है, वो आज भी होता है. लास्ट इट वाज हेल्ड इन 2011. 2021 का पेंडिंग है ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक. इट इज ड्यू येट. तो फर्स्ट ऐसा सेंसस 1881 में किया गया था. उस वक्त में क्या पाया गया कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट यानी कि एक इंसान कितना पढ़ना जानता है, एक बेसिक लैंग्वेज पढ़ना जानता है या नहीं, क्या वो उसे पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है बराबर से, तो ही उसको लिटरेट माना जाता है. सो इंडिया का लिटरेसी लेवल 16% से भी कम था. दैट मीन्स इन एवरी 100 पीपल ओनली 16 पीपल कुड रीड एंड राइट अ लैंग्वेज. एंड फीमेल लिटरेसी तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज औरतों को तो चार दीवारी में रहना चाहिए ना. तो दिस वाज द मेंटालिटी. एंड ब्रिटेन की गवर्नमेंट नेवर टुक दैट इनिशिएटिव टू मेक फीमेल टेक अ मेजर रोल इन इकोनॉमी एंड इन other sectors of the society. Then inadequate public health facilities due to which mortality rate was very high. गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी. इस वजह से मोर्टेलिटी रेट मतलब पर 1000 कितने लोग मर रहे हैं, तो इट वाज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा लोग मरते थे. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक देश का आम आदमी कितना जिएगा, कितने साल जिएगा, तो इट वाज वेरी लो. इट वाज समवेयर अराउंड 35 to 40, जो आज की डेट में 68 to 70 के बीच में रेंज करती है. एंड देयर वाज रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, किसी के पास काम नहीं था, सब ऐसे ही एक ही खेत पे 5 लोग काम करते थे, प्रोडक्टिविटी वाज 0. देन व्हाट वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब ये जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, इन तीनों में लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार आया ज़रूर. मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया में जो 85% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया. दे वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अदर सेक्टर्स टू. कैसे? जैसे ब्रिटिशर्स ने रेलवेज चालू किए, पोर्ट्स चालू किए, ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राम पोस्ट वगैरह चालू किया, तो कुछ लोग उसकी तरफ जा रहे थे, इंडस्ट्रीज की तरफ, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बन रही थी उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, अपने जो लाइवलीहुड को उस तरफ शिफ्ट कर रहे थे. एंड कुछ लोग जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे, तो सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे. कुछ लोग पढ़ रहे थे, जैसे गांधी जी को आप जानते हैं, नेहरू जी को आप जानते हैं, उन्होंने फॉरेन से एजुकेशन लेके वापस इंडिया में आके और वापस से इंडिया के लिए काम किया. तो ये जो एजुकेटेड लोग थे ये सब अलग अलग सर्विस सेक्टर में थे, कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ लॉयर्स बने, कुछ ऐसे इवन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी थे, जो टाटाज, दे स्टार्टेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो थोड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस, थोड़ा शिफ्ट आया, एंड दैट वाज अ पॉजिटिव चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. एंड देन मेजॉरिटी तो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, लेकिन तो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ था लेबर डिस्ट्रीब्यूशन में. देन इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने डेवलप ज़रूर किया था. दे डेवलप्ड रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट, टेलीग्राम्स एक्सेट्रा, बिल्कुल किया था. बट द मोटिव वाज नॉट फॉर इंडियन डेवलपमेंट. द मोटिव वाज टू एक्सपांड ब्रिटिश रीच, ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए था. हाउ? रेलवेज 1950s में उन्होंने डेवलप किया. सो इट वाज टू मोबिलाइज इंडिया, ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया. इट वाज टू मोबिलाइज ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया. सेकेंडली, जो रॉ मटेरियल्स उगाए जा रहे थे उसको पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए वो काम आ रहा था, एंड जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे उनके भी मूवमेंट में वो काम आ रहा था. तो रेलवेज वाज डेवलप्ड फॉर ब्रिटिश गुड, फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ओन पर्पसेस. लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा ड्यू टू रेलवेज. ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो थी
कल्चरल बैरियर्स जो थे, गुजरात के लोगों को नहीं पता था राजस्थान में क्या दिक्कत है, राजस्थान के लोगों को नहीं पता था महाराष्ट्र में क्या दिक्कतें हैं। एंड जब ये रेलवेज डेवलप हुआ, न्यूज़पेपर, पोस्ट, टेलीग्राम्स डेवलप हुए, तो लोगों को पता चलने लगा कि जैसी हालत हमारी है पूरे देश में वैसी ही हालत है। इसका मतलब कि ये शासन, ये राज अच्छा नहीं है, तो हमें इसके अगेंस्ट में कुछ करना चाहिए। तो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग हैपेंड ड्यू टू रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राम्स। देन रोडवेज भी डेवलप किए थे, थोड़े बहुत पक्की सड़कें भी बनाई गई थी, पर दैट वाज आल्सो टू मोबिलाइज देयर, फैसिलिटेट कि आप उनके रॉ मटेरियल्स जो है वो जहाँ से उगे हैं फार्म से रेलवेज तक पहुँच जाए, रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाए, ताकि वहाँ से फिर वो पोर्ट्स पहुँचा सकें, तो रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट इजीली हो सके। देन पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, इट वाज क्लियर, पोर्ट्स तो इसीलिए डेवलप किए थे उन्होंने। एंड हेंस इस पूरे डेवलपमेंट के पीछे ब्रिटिशर्स का सिर्फ सोल एक ही मोटो था कि उनकी गवर्नमेंट के यहाँ पे रूट्स स्ट्रांग हो जाएं, उनकी गवर्नमेंट को बेनिफिट हो। देन समरी मीन्स what was you understood all through this session? You understood anything? See, what we have discussed in all through this lecture is we were trying to understand कि before independence क्या situation थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कितना प्रोग्रेस किया है। इंडिया के जो लीडर्स थे जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी फाइट करके जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस को गेन किया था, उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की है इंडिया को ग्रो करने के लिए, वो अप्रिशिएट कर सके। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट एफर्ट्स दे मेड टू ब्रिंग इंडिया हियर वेयर वी आर टुडे। ओके, and under the colonial dispensation, the economic policies of government were concerned more with the protection and promotion of British economic interests than with the need to develop the economic condition of the colonized country and its people. See, ब्रिटेन का राज सिर्फ इंडिया में नहीं था, it was not only in India. Britain ruled almost every other country on the world, on this planet. Okay, it was said कि ब्रिटेन के राज में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश रूल। क्यों? बिकॉज वो जापान में भी रूल किया करते थे जहाँ पे फर्स्ट सनराइज होता है, एंड दे यूज्ड टू रूल इन यूएसए टू जहाँ पे लास्ट सनराइज होता है। सो यू नो ना, अर्थ पे कभी भी पूरा अर्थ पे कभी एक साथ रात नहीं होती है। सो ब्रिटिश रूल में कभी भी सूर्य अस्त नहीं हुआ, ऐसा कहते थे। सो ब्रिटिश का एक ही इंटरेस्ट था कि गवर्नमेंट उनकी स्ट्रांग हो, उनके कंट्री का डेवलपमेंट हो। देन एग्रीकल्चर ने स्टैग्नेशन एक्सपीरियंस किया, डिटोरिएशन एक्सपीरियंस किया, एंड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट थी उनकी हालत ज़रूर बिगड़ी ब्रिटिश रूल की वजह से। द रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर टू रिप्लेसमेंट बाय अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। ब्रिटिश के पॉलिसीज की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कोलैप्स हो गए, पर उसकी जगह पे कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं की ब्रिटिशर्स ने। लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, occurrence of frequent natural calamities and famines pauperized the hapless Indian people and resulted in endangering high mortality rates. प्रॉपर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं थी, नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़ आना, भूकंप आना बहुत फ्रिक्वेंट था, फैमाइंस यानी सूखा पड़ना, पर सूखे पड़ने के साथ में लोगों का भूखमरी से मर जाना, उसको फैमाइन कहते हैं। तो उसकी वजह से जो इंडियन पीपल थे, मरने की तादाद बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। Some efforts were made by colonial regime to improve infrastructure facilities, but these were spiced with selfish motives. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया ज़रूर, लाइक आई सेड रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राम्स एक्सेट्रा, पर उसका सोल मोटो था कि खुद की सरकार का भला हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो इंडिया में, दैट्स ऑल। एंड that was it in this lecture. Thank you for watching and do give it a thumbs up and let us know if you like the video. We will be continuing with this series and मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, because this is one of the subject which will not let you know what had happened, what is happening and why we are here. So keep learning. Have a nice day.
बाय बाय।